एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 आज क्रैश हो गई। कितने लोगों की मौत हुई, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन आज जब इस खबर को हमने गौर से देखा तो फिर हमें लगा कि इसकी पड़ताल करनी चाहिए। और जब इसकी पड़ताल में गए तो फिर हमें साल 2004 तक जाना पड़ा। एक नाम आया प्रफुल्ल पटेल का, और फिर जिक्र इस बात का भी कि आखिरकार क्यों 2004 के साल में एयर इंडिया के ऊपर एक दबाव बनाया गया था। एयर इंडिया का जो ऑफिशियल मैनेजमेंट था वो चाहता तो था कि 28 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं, लेकिन आखिरकार उस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि प्रफुल्ल पटेल साहब क्यों इस बात पर अड़ गए थे कि एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाकर 68 कर दी जाए। और ये 68 एयरक्राफ्ट जो खरीदे गए, इनमें से 27 एयरक्राफ्ट कौन से थे? तो जवाब है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। वही एयरक्राफ्ट, वही मॉडल जो आज क्रैश हुआ। जिस वक्त पे ये एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे उस वक्त पे भी इस एयरक्राफ्ट पे बहुत सारे सवाल थे और हालिया दिनों में भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। 2019 से लेकर 2025 तक तो लगातार बोइंग 787 कई सवालों के घेरे में रहा है। लिहाजा आज हम ये जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि इस देश में किस तरीके से करप्शन, किस तरीके से भ्रष्टाचार लोगों की जान को लीलने का कारण बन जाता है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, दरअसल आज का ये हादसा, आज की ये दुर्घटना अपने आप में बहुत सारी दुख, दर्द समेटे हुए है। शुरुआत कहां से करें? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जरा सोचिए उन 242 लोगों के बारे में। वो 242 लोग जो एयरक्राफ्ट में बैठे थे, जो फ्लाइट संख्या 171 में बैठे थे। उन्हें लंदन जाना था और फ्लाइट टेक ऑफ होते ही क्रैश हो जाती है। और क्रैश होती है तो कहां होती है? रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल पे। उस वक्त उस बिल्डिंग में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे, इंटर्न्स मौजूद थे। ऐसी भी जानकारियां आई, उनके भी हताहत होने की खबरें आई। पता नहीं कितनों की जान बच पाई होगी, कितनों की जान बच पाएगी। लेकिन अब इन सब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन सवालों की तरफ चलते हैं जो सवाल बेहद जरूरी हैं। प्रफुल्ल पटेल एक जाना माना नाम है इस देश का। 2004 में जब ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब इन्होंने क्या किया था, एक खबर देखिए बिजनेस टुडे की। प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया उस समय 28 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती थी, लेकिन उस वक्त पे प्रफुल्ल पटेल ने 68 एयरक्राफ्ट खरीदवाए 50 करोड़ की लागत से। और इन सब का परिणाम ये रहा कि एयर इंडिया उस वक्त पे 40,000 करोड़ के कर्जे में चली गई और 7,000 करोड़ का घाटा भी उसे उठाना पड़ा था। यानी कि कुल मिलाकर एयरक्राफ्ट की ये खरीदी बिना किसी प्लानिंग के की गई थी, बिना किसी योजना की गई थी। ना तो कोई रूट एक्सपेंशन का चार्ट था, ना ही कोई योजना थी रूट एक्सपेंशन की, और ना ही रेवेन्यू को लेकर के कोई और विचार किया गया था। बस एक दबाव था, राजनीतिक दबाव। वो प्रफुल्ल पटेल आज की तारीख में कहां हैं आप सब जानते हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट, और शायद एनसीपी के आज दूसरे सबसे बड़े चेहरे हैं। सीधे तौर पे यह भी कहा जा सकता है कि मोदी साहब के करीबी हैं, मोदी साहब के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं। और इन सब के बीच कुछ बातें आपको और जान लेनी चाहिए। ये मुद्दा जब खुला तो उसके बाद से इस पे बहुत से सवाल उठे
ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। लेकिन उन सब के बावजूद जब प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथी बन गए तो फिर भला वॉशिंग मशीन से साफ होने के बाद किसी पर क्या ही कार्रवाई होती। सीबीआई जो जांच कर रही थी उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी इस मामले में। लेकिन अब 787 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, इसके बारे में कुछ और जानकारियां आपको दे देता हूं। आपकी स्क्रीन पर जो अलग अलग खबरें चल रही हैं, ये खबरें आपको बहुत कुछ बता रही हैं। अभी तक 2 विसल ब्लोअर सामने आ चुके हैं जिन्होंने बोइंग के साथ काम किया और उन्होंने इसकी गुणवत्ता पे कई बार सवाल उठाए। इतना ही नहीं, एक बार यही प्लेन 2019 में यही मॉडल हवा में 120 फीट अचानक से डंप हो गया था। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि ये पहला हादसा है, लेकिन बोइंग 787 को लेकर, उसकी सुरक्षा मानकों को लेकर, उसके सेफ्टी मेजर्स को लेकर सवाल पहले से उठाए जाते रहे हैं। ये कोई आजकल की बात नहीं है। जब से बोइंग ने इस प्लेन का निर्माण शुरू किया तो उसके बाद काफ़ी समय तक तो ये डिले होता रहा और जब ये सर्विसेज में भी आया तो उसके बाद से लगातार इस प्लेन पर बहुत सारे सवालिया चिन्ह लगे। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी बात और आप जान लीजिए, 68 में से 27 प्लेन प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में उस वक्त पे एयर इंडिया बोइंग 787 खरीदती है। वो प्लेन जिसको लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, लोग सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल क्यों ना उठाया जाए कि आज की ये गलती किसके माथे लिखी जाएगी। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, उन तमाम दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर उन तमाम दिवंगत आत्माओं को सद्गति दे। लेकिन हाँ, ये दुख का माहौल है, उसके बावजूद सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना ही बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है। जवाब मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ये मुद्दा वो मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा पर 2.5 साल की मेहनत के बाद हमने एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस बना लिया था। लिहाजा इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।